अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हमारे जीवन में घट जाती हैं, हमारे समाज में घटित हो जाती हैं, जो हमारे अंतर मन में इतनी पीड़ा दे जाती हैं कि उनको हम दशकों तक भुला नहीं पाते हैं। वो इतनी तकलीफ दे जाती हैं कि उन तकलीफ़ों का कोई अंत नहीं होता है, और इतने गम और आंसू दे जाती हैं कि शायद उसको पूरी ज़िंदगी आपके जीवन में वो प्रभाव छोड़ जाती है। मैं जिक्र करना चाहूँगा उन्नाव में हुई एक बेहद बर्बर घटना की, जिसने उन्नाव ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शायद ही कोई व्यक्ति रहा होगा जिसके अंतर मन को इस घटना ने झकझोरा नहीं होगा। मेरे पीछे का जो दृश्य देख रहे हैं, ये घटना स्थल है। ये उन्नाव जनपद में असोहा इलाके का एक खेत है सरसों का, जहां कल देर शाम 3 बहनें एक साथ लिपटी हुई, बंधी हुई मिली, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई और एक अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रही है। अस्पताल के भीतर वेंटिलेटर पर हैं, स्थिति बहुत क्रिटिकल है। लाख विरोधाभासी बयान आ रहे हों, लेकिन यह घटना हत्या की है, यह मर्डर है। जहर देकर मारा गया है उन बच्चियों को। उन्हें जहर देकर मारा गया है जो बेहद गरीब हैं। इतने गरीब हैं कि उनके पास अपना जीवन चलाने के लिए बहुत कुछ सुविधाएं नहीं हैं। एक बूढ़ा पिता अपने नजदीक के इलाके में प्रतिदिन सुबह 7 बजे जाके मजदूरी करता था, शाम तक लौटकर अपने बच्चों का जीवन लालन पालन करता था। मैं छोटी सी खेती है उनकी, और ऐसे में भरे पूरे परिवार को चलाना कितना कठिन, कितना दुष्कर और कितना दुरूह कार्य होगा। आज जो लोग भी उस गांव में गए और उस गरीब दलित परिवार की स्थिति देखी, यकीन मानिए कि आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। आप उनकी वेदना, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को समझ नहीं पाएंगे। जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बार बार बयान बदल रहे हैं, बयान नहीं बदल रहे हैं, दरअसल वो बदहवास हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या गया। वो इस घटना की पीड़ा में इस कदर अभी डूबे हुए हैं कि उनके आसपास क्या घटित हो रहा है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ना तो वो चालाक लोग हैं, ना शहरी लोग हैं, ना उन्हें राजनीति आती है, ना वो अमीर लोग हैं, ना उन्होंने मक्कारियां सीखी हैं। वो एक गरीब दलित परिवार हैं जिनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, जो खुद हमेशा विनम्र भाव से गांव में किसी तरह इज्जत बचाकर जीना सीखा। जिन्होंने उनकी बेटियों के साथ जिस तरह की घटना बर्बर हुई, शायद इस तरह की घटनाएं आसपास देख रहे। इसके पहले अजीब अजीब तरह के अपराधों को हमने सुना, लेकिन मासूम नाबालिग बच्चियों को जहर देकर मारने वाले निश्चित तौर पर कोई राक्षस ही होंगे। किसी भी समाज का हम आकलन कैसे करते हैं? किसी भी देश का या राष्ट्र का आकलन हम कैसे करते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि किसी देश में अगर किसी देश की परिस्थिति का आकलन करना हो तो वहां की महिलाओं की स्थिति के साथ आप आकलन करिए, आप सच के बिल्कुल नजदीक पहुंचेंगे। हम किस प्रकार का समाज बनते जा रहे हैं और हम किस प्रकार की व्यवस्था पढ़ते जा रहे हैं, जहां पर ऐसी बड़ी घटनाओं के बाद भी हमें फर्क नहीं पड़ता। घटनाएं दर घटनाएं होती जा रही हैं। महिलाओं पर अत्याचार, दलित बेटियों पर अत्याचार, एक घटनाएं नहीं, उदाहरणों से भरा हुआ है उत्तर प्रदेश। आपको हर घटना के बाद कुछ दिनों तक गम, गुस्सा और क्षोभ दिखेगा, लेकिन दरअसल यह बहुत तकलीफ देता है। यह बताता है कि हमारा समाज किस तरफ बढ़ चुका है, हम बर्बरता की किस सीढ़ी पर, किस पायदान पर पहुंचे हैं, शायद हमें आपको अंदाजा नहीं होगा। और उसी प्रकार हमारी प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था काम करती है। घटना के तत्काल पश्चात घटना पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश होती है। यह बताया जाता है कि यह वो नहीं है जो आप कह रहे हैं, यह वो है जो पुलिस जो बताना चाहती है। पूरी रात घर के लोगों को थाने में बिठा के रखा गया। क्या उनको अपनी बच्चियों की मृत्यु पर गम करने का, 2 आंसू बहाने की भी छूट नहीं है? क्या उसकी इजाजत भी पुलिस और प्रशासन देगा, सरकार देगी? क्या उनको अपने हिस्से का गम मनाने की भी छूट नहीं है? क्या वो वही बोलें जो पुलिस बुलवाना चाहती है? क्या वो वही बोलें जो प्रशासन बुलवाना चाहता है? ऐसे कई वीडियो जारी हुए जो पुलिस प्रशासन ने घर परिवार के लोगों से जारी कराए और बाद में ये कहने की कोशिश की कि सबके बयान अलग हैं। आप ये बताइए कि किसी के घर में अगर इस प्रकार की घटना हो जाएगी, क्या वो बदहवास नहीं होगा? क्या वो परेशान नहीं होगा? इस घटना के बाद पूरे परिवार को थाने उठा ले गई पुलिस।
क्या यह मानवता है? और क्या इसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि वो सच की इंसाफ की लड़ाई लड़ पाएंगे? वो भी बेहद गरीब लोग जो 150 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर घर चलाते हैं। जब हम कहते हैं हम अंत्योदय की योजनाओं के साथ हैं, हम गरीब अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को इंसाफ देना चाहते हैं, लेकिन यह इंसाफ देने का तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता। यह अत्याचार है, यह दमन है। और इस प्रकार की घटनाएं किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तीसरी बच्ची जिसकी हालत बेहद नाजुक है, जिसको कानपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जबकि लखनऊ में 5-6 बड़े अस्पताल हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, लेकिन बच्ची को कानपुर में भर्ती किया गया। ये बच्ची बचे और इस पूरे मसले से राज खोले, बताए कि वो कौन जालिम दरिंदे राक्षस थे जिन्होंने इन मासूम बच्चियों को जहर देकर मारा। किसने कोशिश की? और इस गरीब परिवार का किसी के साथ क्या दुश्मनी है कि कोई इस प्रकार की हरकत उनके साथ क्यों करेगा और किस मकसद से की गई? घटना जितनी बड़ी है उसका मोटिव समझना शायद उससे भी ज्यादा सनसनीखेज होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए कि इस घटना का मोटिव क्या है, किसने इसे कारित किया, इस घटना को अंजाम किसने दिया। पुलिस को ऐसे कोई कृत्य नहीं करना चाहिए कि उसका एक्शन संदेह के दायरे में आए। लगातार कहा गया सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग, ओके, बट क्या कोई अपने को बांधकर तब जहर खाता है? ऐसा उदाहरण मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा हो तो हो सकता है कि तमाम पुलिस वालों ने देखा हो कि कोई खुद को बांधने के बाद जहर खाता है। और जहर खाने का कारण क्या है उस परिवार के पास? ऐसे हालात उनके नहीं थे कि वो जहर खाकर मर जाएं। जीवन तो उनका चल ही रहा था। बेहद गरीब परिवार है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, थोड़े से में गुजारा करने वाले लोग हैं। आप गांव गुरबे में जाएं, कभी गांव खेड़े में जाएं और गरीबों की हालत देखें, तब आप ये सोचेंगे जो आपके पास है शायद ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। मैं आपको कोई भाषण नहीं देना चाहता, मैं कोई नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाना चाहता, मैं आपको कोई सभ्य होने की सलाह भी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस घटना पर आप चिंता प्रकट करें, अफसोस जाहिर करें कि हमारा समाज, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस और हमारे तौर तरीके किसी गरीब के प्रति कैसे होते हैं। और क्या हम वाकई में एक डेमोक्रेसी में गरीब को इंसाफ देने की स्थिति में हैं तब तक जब तक कि मीडिया उनका साथ ना दे, तब तक जब तक लोग उनके साथ ना खड़े हों, उनके हक की आवाज ना बुलंद करें। यह हत्याकांड कोई सामान्य नहीं है। यह सवाल बहुत खड़े करता है कि इस जहर कांड के पीछे कौन है? कौन चाहता था कि ये तीनों बच्चियां मर जाएं? किसने उनको उस हालत में बांधकर जहर खिलाया और किस मकसद से खिलाया? यह जानना बेहद जरूरी है। और इस मामले को लटकाने भटकाने की कोशिश करने वाले पुलिस अफसरों का क्या मोटिव है, उनकी भूमिका भी इस पूरे मामले में सत्यापित की जानी चाहिए, पता की जानी चाहिए कारण क्या है। क्योंकि जिस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं यह बहुत चिंताजनक है और हमें शर्मसार करते हैं, एक राज्य के रूप में, एक समाज के रूप में। वो भी तब जब हम ये कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चला रहे हैं, हम मिशन शक्ति चला रहे हैं। उस दौरान ऐसी विभत्सतम घटनाएं हमें झकझोरती हैं, हमें पीड़ा देती हैं, हमें दुख देती हैं, हमें गम और क्षोभ देती हैं, हमें आंसू देती हैं। इसको महसूस करने की जरूरत है। कुछ बयान आप सुने, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। हमारा जो खेत है उसी खेत में मिली हुई थी। बाबू हमारी आँखें नहीं खोलती रही। हमने मांगा हमारी बिटिया की जांच कराओ, हमारी बिटिया बड़ी शिक्षा ज्यादा गुजार नहीं है। पुलिस क्या कह रही है? जहर खा के मरने की आशंका है। अगर वो जहर खाने गई थी तो अपने आप को बांधेंगी क्यों? वो सरकार का एक बाल खत्म हो चुका है, इससे बड़ी घटना तो कोई हो ही नहीं सकती।
पूरी घटना जो है जिसमें लीपापोती की अभी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है कि पीड़ित परिवार को बंद किया गया है, मीडिया नहीं जा सकती, पीड़ित परिवार को थाने में बिठाया गया है, तो आखिरी रास्ता ये बचेगा कि हम लोग उन्नाव कुछ करें। जेपी का उन्नाव जिला प्रयोगशाला है। बहुत संभव है कि इसमें षड्यंत्र हो या शोषण किया गया हो। स्थानीय पुलिस द्वारा 6 टीमें गठित की गई हैं। सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग बताया गया है। जिसकी लड़की मार दी जाएगी और जिसकी बहन मार दी जाएगी उसको ही बंद कर दिया जाएगा, उसको ही यहाँ से ले जाएगा। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भीम आर्मी के चीफ और चंद्रशेखर जी इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर मौजूद हैं। मैं उनसे अलग से बात करूंगा इस विषय पर।